Hello dear students or friends, welcome back to Rahul English Study. Now we discuss history of English literatures related important questions. Today, dear friends, dear students, आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स अधिक से अधिक सपोर्ट करें। और डियर फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो समय को न वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। विच टू, क्वेश्चन नंबर 1, विच टू ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 11, विच टू ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्म टू लिबरल ह्यूमनिस्ट थॉट, यानी निम्न में से कौन से दो उदारवादी मानवतावादी विचार की अनुरूप हैं। ये फ्रेंड्स स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए, लिटरेचर transcends and limit of the age of its origin and so timeless. Option B, literature is untouched by the essential human nature which is unchanging. Next, see the option C, literature is devoid of any purpose to enhance life or promote human values. Option D, identity is a unique essence unaffected by environment and society. Choose the correct answer from the option below. जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनको चूज करना है। तो फ्रेंड्स, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमें ऑप्शन ए या सी, इसमें देख लेना। ऑप्शन ए एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली, ए एंड डी ओनली, और बी एंड डी ओनली। तो क्या होगा इसका आंसर करेंगे तो इसमें फ्रेंड्स ए एंड डी, ए एंड यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ए एंड डी, ए एंड डी होगा फ्रेंड्स। यानी ये लिटरेचर, ये करेक्ट है। लिटरेचर transcends and limits of age of its origin and so is timeless. It means, कहने का मतलब ये है, ए से मतलब है कि साहित्य की, यानी लिटरेचर की एज लिमिट, लिटरेचर की एज लिमिट्स को पार करता है। इसकी उत्पत्ति और इसकी इट्स ओरिजिन एंड सो इट्स टाइमलेस, यानी इसकी उत्पत्ति और इसलिए कालातीत है। बी ऑप्शन है लिटरेचर इज untouched by essential human nature which is unchanging, यानी साहित्य आवश्यक से
अछूता है, मानव स्वभाव को जो अपरिवर्तनीय है। जी ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी, लिटरेचर इज डिवोइड ऑफ एनी पर्पस टू एनहांस लाइफ और प्रमोट ह्यूमन वैल्यूज। कहने का भाव ये है कि जीवन को बढ़ाने या मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए साहित्य किसी भी उद्देश्य से रहित है। और फ्रेंड डी है, आइडेंटिटी इज अ यूनिक एसेंस अनफेक्टेड unaffected by environment and society। यानी पहचान पर्यावरण और समाज से अप्रभावित एक सार है, सार है ये अनूठा सार है। तो फ्रेंड्स इसमें चूज करना है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ए एंड डी। सो द ऑप्शन ए एंड डी ओनली करेक्ट। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन ओनली ए एंड डी कन्फर्म लिबरल ह्यूमनिस्ट थॉट। कहने का भाव ये है, यानी लिबरल ह्यूमनिस्ट थॉट से ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट है। लिटरेचर ट्रांसेंड्स द लिमिट्स ऑफ द एज ऑफ इट्स ऑरिजिन एंड सो इट्स टाइमलेस। यानी साहित्य की उत्पत्ति के युग की सीमाओं को पार कर जाता है। नेक्स्ट है, इसलिए ये कालातीत है, यानी टाइमलेस है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिटी इज अ यूनिक एसेंस अनअफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। इट मीन्स पहचान अप्रभावित एक अनूठा सार है, जो पर्यावरण और समाज के द्वारा, यानी पर्यावरण और समाज के द्वारा पहचान अप्रभावित एक अनूठा सार है। नेक्स्ट है, लिबरल ह्यूमनिज्म इज अ फिलोसफिकल एंड लिटरेरी मूवमेंट इन विच, यानी लिबरल उदार मानवतावाद ए फिलोसफिकल, यानी एक उदार मानवतावाद एक दार्शनिक एंड लिटरेरी मूवमेंट और एक साहित्यिक आंदोलन है। इन विच जिसमें व्यक्ति या मनुष्य एंड हिज कैपेबिलिटीज और उसकी क्षमताएं आर कंट्रोल कंसर्न, यानी क्षमताएं नियंत्रण की चिंता है। नेक्स्ट है, सम टेंट्स ऑफ लिबरल ह्यूमनिस्ट आर। तो यानी कुछ उदार मानवतावाद के सिद्धांत हैं, कौन कौन से हैं? गुड लिटरेचर इज टाइमलेस, ट्रांसेंडेंट एंड स्पीक टू व्हाट इज कांस्टेंट इन ह्यूमन नेचर। यानी अच्छा साहित्य कालातीत, गुड लिटरेचर इज टाइमलेस, अच्छा साहित्य कालातीत, ट्रांसेंडेंट मीन्स उत्कृष्ट, बोलता है एंड स्पीक बोलता है, जो मानव स्वभाव में स्थिर साहित्य का पाठ का अपना अर्थ होता है। नेक्स्ट है, लिटरेरी टेक्स्ट कंटेन्स इट्स वन मीनिंग। साहित्य का अपना एक अर्थ होता है, साहित्य का अपना एक अर्थ होता है। नेक्स्ट है, ह्यूमन नेचर अनचेंजिंग, कंटिन्यूटी वैल्यूज ओवर इनोवेशन। इट मीन्स मानव स्वभाव अपरिवर्तनीय, निरंतरता, नवाचार पर मूल्यांकन। नेक्स्ट है, पर्पस ऑफ लिटरेचर, यानी साहित्य का उद्देश्य टू इनहेंस लाइफ, यानी जीवन को लाइफ इन नॉन प्रोग्रामेटिक
नन प्रो प्रोपेगेंडास्टिक वे, यानी प्रोग्रामिक गैर प्रचारक, नन प्रोपेगेंडास्टिक गैर प्रचारक तरीके से बढ़ाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। फ्रॉम, फॉर्म एंड कंटेंट फ्यूज्ड ओरिजिनली इन लिटरेचर। कहने का भाव ये है कि एक साहित्य का उद्देश्य यानी फॉर्म एंड कंटेंट फ्यूज्ड ओरिजिनली इन लिटरेचर, यानी साहित्य में, लिटरेचर में रूप और सामग्री व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिटी एंड एसेंस सिक्योरली possessed by each transcendent subject, distinct from force of society, experience and language etc. It means सार के रूप में व्यक्तित्व, समास, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, समास, अनुभव यानी एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज और भाषा आदि के बल से अलग अलग यानी अलग प्रत्येक उत्कृष्ट विषय द्वारा सुरक्षित रूप से धारण किया जाता है। इसमें नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द फर्स्ट pastoral romance in English is। तो फर्स्ट pastoral romance in English is, यानी फर्स्ट pastoral romance इंग्लिश में कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिडनीज आर्केडिया, यानी द फर्स्ट pastoral romance in English is आर्केडिया, सिडनीज आर्केडिया। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ आर्केडिया, इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? आर्केडिया है। आर्केडिया इज द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, रिटन बाय सर फिलिप सिडनी, जिसको फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया है इन 16th सेंचुरी, यानी 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में लिखा गया है। इन इट, इसमें कोर्टियर्स डिस्गाइज्ड एज एमेजॉन्स एंड शेफर्ड्स मेक लव, सिंग डेलिकेट एक्सपेरिमेंटल वर्सेस। कहने का भाव है इसमें जो अमेजन और चरवाहों के रूप में प्रच्छन्न दरबारी प्रेम करते हैं और नाजुक प्रयोगात्मक छंद गाते हैं, यानी गीत गाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइडेन इन हिज ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी डज नॉट डिबेट ऑन, यानी कहने का मतलब ये है कि ड्राइडेन द्वारा नाटकीय पोएसी में, यानी ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, तो ड्राइडेन यानी ड्राइडेन ने अपने ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में डज नॉट डिबेट ऑन, कोई डिबेट नहीं किया है, तो डिबेट नहीं करते हैं, तो क्या होगा? इस व्हाट विल बी आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी बी, catharsis and poetic justice. So the answer will be B option is correct. ऐसे on dramatic poesy by Dryden is an attempt to justify drama as
legitimate form of poesy, form of poetry, form of poetry comparable to the epic. It means ड्राइडन द्वारा नाटकीय पोथी पर जो निबंध है, महाकाव्य की तुलना में नाटक को कविता की वैध रूप में न्याय संगत बनाने के साथ पूर्वजों और फ्रेंच के खिलाफ एंड एज वेल एज डिफेंड इंग्लिश ड्रामा अगेंस्ट दैट ऑफ द एशियंट्स एंड द फ्रेंच, यानी फ्रेंच न्याय संगत बनाने के साथ साथ पूर्वजों और फ्रेंच के खिलाफ अंग्रेजी नाटक की रक्षा करने का एक प्रयास है। इन हिज ऐसे इस ऐसे में अपने ऐसे में ड्राइडन डज नॉट डिबेट ऑन कथारसिस। तो अपने निबंध में ड्राइडन कथारसिस और एंड पोइटिक जस्टिस पर बहस नहीं करते हैं। कथारसिस ए टर्म कॉन्ड बाई अरिस्टोटल, और इस कथारसिस को किसके द्वारा कॉइन किया गया है? अरिस्टोटल के द्वारा कॉइन किया गया है। इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग और पेंट अप इमोशंस थ्रू आर्ट, यानी कहने का भाव ये है कि कला के माध्यम से मजबूत या दबी हुई भावनाओं को मुक्त करने की एक क्या है? ये प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अभी है इन लिटरेचर, यानी इन लिटरेचर साहित्य में, यानी लिटरेचर में पोइटिक जस्टिस इज एन आइडियल फॉर्म ऑफ जस्टिस, यानी पोइटिक जस्टिस एक जस्टिस ऑफ फॉर्म है, यानी आइडियल जस्टिस ऑफ फॉर्म है। कहने का मतलब न्याय का एक आदर्श रूप है। इन विच, जिसमें द गुड कैरेक्टर्स आर रिवार्डेड, जिसमें अच्छे कैरेक्टर को पुरस्कृत किया जाता है, यानी उसे इनाम दिया जाता है। एंड द बैड कैरेक्टर्स आर पनिश्ड, और बैड कैरेक्टर को पनिश किया जाता है बाई एन आयरनिक ट्विस्ट ऑफ फैट, यानी ट्विस्ट ऑफ फैट के द्वारा, यानी भाग विडंबनापूर्ण मोड़ से दंडित किया जाता है, यानी पनिश किया जाता है। राइटर्स एम्प्लॉय पोएटिक जस्टिस टू कन्फर्म टू मोरल प्रिंसिपल्स, और लेखक नैतिक सिद्धांतों की पुष्टि के लिए काव्य नाटक का न्याय का उपयोग करते हैं, यानी उसकी पुष्टि के लिए काव्य यानी नाटक वगैरह लिखते हैं। कहने का भाव ये है कि जब नाटक वगैरह के द्वारा, नाटक के द्वारा यानी कन्फर्म करते हैं, यानी पुष्टि के लिए काव्य नाटक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पोइट्स इन दियर क्रॉनिकल सीक्वेंस इन रिलेशन टू इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। कहने का भाव ये है कि इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य के संबंध में, कहने का भाव ये अंग्रेजी साहित्य के संबंध में कवियों के निम्नलिखित समूहों को, यानी निम्नलिखित समूहों को, ये जो नोट हैं इन समूहों को, निम्नलिखित समूहों को उनके कालानुक्रम यानी क्रॉनिकल्स क्रम में व्यवस्थित करना है, क्रॉनिकल्स में लगाना है, क्रॉनिकल सीक्वेंस में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? चूज द करेक्ट आंसर द ऑप्शन गिवन बेलो, नीचे दिए हुए ऑप्शन में करेक्ट आंसर करेक्ट करना है।
तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर ये भी सही है और ये भी, ये और ये नहीं होगा, तो इसका आंसर फ्रेंड्स डी होगा, द लैक पोइट्स। इसका आंसर, सॉरी, हाँ, इसका आंसर ए होगा। सो द आंसर ए, बी, डी, ए, सी, यानी सबसे पहले क्या लगेगा? बी, बी नंबर 1 पर और डी नंबर 2 पर, डी नंबर 2 और ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर 3 पर और 4 नंबर पे फ्रेंड्स सी आएगा, सी 4 नंबर। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 1, नंबर 1 और नंबर 2, नहीं, नंबर 2 ये है, नंबर 2, नंबर 3, ये नंबर 3 पे होगा, ए नंबर 3 और ये होगा 4 नंबर, ठीक। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉरी। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। द करेक्ट क्रॉनिकल्स सीक्वेंस ऑफ द पोइट्स एंड दियर रिलेशन बिटवीन इंग्लिश रिलेशन एंड दियर रिलेशन टू इंग्लिश लिटरेरी history are the Cavalier poets, Lag poets, Imagist poets and the Movement poets। तो कैवलियर पोइट्स क्या है? कैवलियर पोइट्स के बारे में जान लेते हैं। द कैवलियर पोइट्स वर अ ग्रुप ऑफ राइटर्स फ्रॉम 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड हु सपोर्टेड चार्ल्स, जिसने चार्ल्स प्रथम को ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वार के समय सपोर्ट किया था। नेक्स्ट है द लैग पोइट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदे आर नोन एज लैग स्कूल पोइट्स। सो दे बिलोंग टू 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी से संबंधित है। नेक्स्ट, द इमेजिस्ट पोइट्स, द इमेजिस्ट पोइट्स इजरा पॉइंट, Imagist poets Ezra Pound is noted as the founder of Imagism। इनको फाउंडर ऑफ इमेजिज्म के रूप में जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। द मूवमेंट वाज रूटेड इन आइडियाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय इंग्लिश फिलोसफर एंड पोएट टी.ई. ह्यूमले। इट मीन्स, कहने का भाव ये है कि एजरा पॉन्ड को इमेजिस के संस्थापक के रूप में माना जाता है। आंदोलन की जड़ें सबसे पहले अंग्रेजी दार्शनिक और कवि टी.ई. हुल्मे और इट स्टार्टेड इन अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी इसकी जो शुरुआत है वो 20th सेंचुरी की शुरुआत में हुई थी। नेक्स्ट है द मूवमेंट पोइट्स। मूवमेंट पोइट्स कौन है? तो द मूवमेंट पोइट्स वाज टर्म कॉइंड, यानी मूवमेंट टर्म वाज कब कॉइन की गई थी? तो ये 1954 में, और किसके द्वारा? बाय जे डी स्कॉट के द्वारा, लिटरेरी एडिटर ऑफ द स्पेक्टेटर टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ राइटर्स, जिसके अंतर्गत कहने का भाव ये है कि इसमें द मूवमेंट एक शब्द है जो किसके द्वारा? द स्पेक्टेटर के साहित्यिक संपादक जे.डी. स्कॉट द्वारा लेखकों को यानी राइटरों को, लेखकों
यानी लेखकों फिलिप लार्किन, एमिस किंग्सले एमिस, डोनाल्ड डेविस, जॉन वैन एंड सोन, यानी और भी हैं इसमें जिनको यानी इनको जो है यानी अन्य समूह का वर्णन करने के लिए ये जो कॉइंड किया गया था, ये जो शब्द कॉइंड किया गया था इनके द्वारा कॉइंड किया गया, द मोमेंट पोइट्स, किसके द्वारा, जेडी स्कॉट के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कॉमन Which among the following is a common convention of postmodern writing? It means यानी निम्न में उत्तर आधुनिक यानी पोस्ट मॉडर्न राइटिंग की परंपरा है। कहने का भाव ये है कि निम्नलिखित में कौन उत्तर आधुनिक लेखन की परंपरा है। कौन है लेखन की परंपरा, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लॉट्स एंड रियलिस्टिक सिचुएशंस, क्लियर एंड ओबिवियसली मीनिंग्स। तो आप या ए रेस्पेक्ट फॉर प्रीवियस स्टाइल एंड कन्वेंशंस, मेटाफिक्शन इन एंड intertextuality. What will be answer? The answer will be metafiction and intertextuality. So the option D is correct. So postmodern literature is a form of literature, यानी ये पोस्ट मॉडर्न जो है एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, यानी एक साहित्य का रूप है। इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ मेटाफिक्शन यानी जो मेटाफिक्शन की अनरेविएबल नरेशन, यानी जो अविश्वसनीय वर्णन, सेल्फ रेफ्लेक्सिविटी यानी आत्म प्रतिबिंब, इंटरटेक्चुअलिटी एंड विच ऑफन, यानी ये इंटरटेक्चुअलिटी के उपयोग की विशेषता है। एंड विच ऑफन thematizes both historical and political issues। कहने का भाव ये है कि और जो अक्सर ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों मुद्दों को विषयगत करता है। This style of experimental literature emerged in the United States in the 1960। तो ये प्रयोगात्मक साहित्य की यह शैली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 में उभरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, द पोस्ट structuralist orientation to history is now emerging in literary studies. I characterize theistically as a reciprocal concern
with the historicity of text and the textuality of history is a statement by new historicist. What will be answer? तो ये जो है इतिहास के लिए, इसको समझ लेते हैं। इतिहास के लिए यानी हिस्ट्री के लिए उत्तर संरचनावादी अभिविन्यास अब साहित्यिक अध्ययनों में उभर रहा है और मैं ऐतिहासिक रूप से ग्रंथों की ऐतिहासिकता और इतिहास की बनावट के साथ पारस्परिक चिंता के रूप में विशेषता रखता हूँ। नए इतिहास का बयान है। तो इज आ स्टेटमेंट बाय द न्यू हिस्टोरिसाइस्ट। तो ये नए इतिहास का बयान है। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर देखते हैं, आंसर करते हैं। क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर विल बी लुइस एड्रियन मॉन्ट्रोस। लुइस एड्रियन मॉन्ट्रोस का स्टेटमेंट है लुइस मॉन्ट्रोस इज प्रोफेसिंग द रेनेसा, यानी लुइस एड्रियन मॉन्ट्रोस प्रोफेसिंग रेनेसा द पोएटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर क्लेम्ड, यानी द पोएटिक्स ऑफ कल्चर ने दावा किया है कि दैट की न्यू हिस्टोरिसिज्म deals with the textuality of history and the historicity of texts, while historicity of text refer to the cultural specificity and social embedment of all modes of writing. It means कहने का भाव ये है कि इतिहास की पाठचर्या और ग्रंथों की ऐतिहासिकता से संबंधित है, जबकि ग्रंथों की ऐतिहासिकता सांस्कृतिक विशिष्टता द रूटनेस ऑफ ए टेक्स्ट इन द सोशल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल ambience of its production. Textuality of history refers to the fictionality and constructedness of history. It means कहने का भाव ये है कि जबकि ग्रंथों की ऐतिहासिकता सांस्कृतिक विशिष्टता और लेखन की सभी तरीकों के सामाजिक समावेश को संदर्भित करती है, इसके समावित करती है, सभी तरीकों को समावेशित करती है, इसके संदर्भित करती है, इसके उत्पादन के सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल में एक पाठ की जड़ता, यानी इतिहास की पाठचर्या काल्पनिकता को संदर्भित करती है और इतिहास की संरचना को भी, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 17। पोस्ट मॉडर्निस्ट टिपिकली आर्ग्यू दैट, यानी पोस्ट मॉडर्निस्ट क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स। पोस्ट मॉडर्निस्ट टिपिकली आर्ग्यू दैट, उत्तर आधुनिकतावादी आमतौर पर तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? कि
तो व्हाट विल बी आंसर? द आंसर विल बी ग्रैंड नैरेटिव्स आर यूजफुल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स इट मीन्स कहने का भाव ये है कि उत्तर आधुनिकतावादी यानी ग्रांड नैरेटिव्स आर यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आमतौर पर जो ग्रैंड नैरेटिव्स है उपयोगी है। सोर्स ऑफ यानी सूचना की उपयोगी, सूचना का एक उपयोगी स्रोत है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, पोस्ट मॉडर्निस्ट typically argue that grand narratives are useful source of information. Post-modernist philosophers in general argue that, यानी ये तर्क देते हैं, argue that truth is always contingent on historical and social context than being absolute and universal, and that truth is always partial and at issues rather than being complete and certain। कहने का भाव ये आधुनिकतावादी दार्शनिक समान रूप से तर्क देते हैं कि सत्य हमेशा पूर्ण और सार्वभौमिक होने के बजाय ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ पर निर्भर होता है। एंड और दैट ट्रूथ इज, यानी और यह सत्य हमेशा, दैट ट्रूथ इज ऑलवेज पार्शियल, सत्य हमेशा पूर्ण और पार्शियल एंड एट इशूज रदर, यानी सत्य हमेशा निश्चित होने के बजाय आंशिक रूप से मुद्दे पर होता है। तो फ्रेंड्स आई होप दैट कि आपको क्वेश्चन ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच कलेक्शन ऑफ एसेज बाय न्यू स्टोरीसाइड्स फोकसेस ऑन द रोमांटिक पीरियड, व्हाट विल बी आंसर? तो न्यू हिस्टोरिसिस्ट द्वारा निबंधों का कौन सा संग्रह रोमांटिक काल पर केंद्रित है? तो व्हाट विल बी आंसर? द आंसर विल बी ए, रीथिंकिंग हिस्टोरिसिज्म, क्रिटिकल रीडिंग इन रोमांटिक हिस्ट्री। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। New historicism seeks to find meaning in a text by considering the work within the framework of prevailing ideas। It means नया ऐतिहासिक वाद प्रचलित विचारों और उसके ऐतिहासिक युग की धारणा के ढांचे के भीतर काम पर विचार करके एक पाठ में अर्थ खोजने का प्रयास करता है। एंड असम्पशन इट्स हिस्टोरिकल एरा नेक्स्ट है, दीज क्रिटिक्स फोकस ऑन revealing the historically specific model of truth and authority। इसमें कहने का ये आलोचक यानी क्रिटिक यानी ये आलोचक फोकस ऑन यानी फोकस करते हैं, यानी दिए गए कार्य में परिलक्षित सत्य और अधिकार के ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट मॉडल अथॉरिटी अधिकार के, नॉट ए ट्रूथ यानी बल्कि सत्य नहीं बल्कि सांस्कृतिक, बट ए
कंस्ट्रक्ट, कल्चरल कंस्ट्रक्ट यानी बल्कि सांस्कृतिक निर्माण, रिफ्लेक्टेड इन गिवन वर्क यानी अपने वर्क में, अपने कार्य में प्रकट करने पर ध्यान करते हैं। कहने का भाव ये है कि ये आलोचक किसी दिए गए कार्य में परिलक्षित सत्य और अधिकार के ऐतिहासिक रूप में विशिष्ट मॉडल सत्य नहीं बल्कि सांस्कृतिक निर्माण को प्रकट करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एस्थेटिक मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th century? What will be answer? The answer will be Matthew Arnold. So the option is correct. तो एस्थेटिक इट मीन्स यानी निम्नलिखित में कौन सा लेखक किसके दौरान सौंदर्यवादी आंदोलन से जुड़ा नहीं था और 19वीं सदी के अंत में, तो 19वीं सदी के अंत में, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मैथ्यू अर्नोल्ड। सो द ऑप्शन इज करेक्ट। डिस्कस कर लेते हैं। एस्थेटिक यानी एस्थेटिक आल्सो एस्थेटिक मूवमेंट यानी एस्थेटिक सौंदर्यवादी आंदोलन भी है ये, इसको सौंदर्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है। वाज एन आर्ट मूवमेंट इन द लेट सेंचुरी यानी शताब्दी के अंत में, एस्थेटिक शताब्दी के अंत में एक कला आंदोलन था यानी आर्ट मूवमेंट था ये, विच प्राइविलेज्ड द एस्थेटिक वैल्यूज ऑफ लिटरेचर, जिसे साहित्य, संगीत और उसके म्यूजिक यानी संगीत एंड यानी म्यूजिक एंड द आर्ट ओवर दियर सोशियो पॉलिटिकल फंक्शंस यानी संगीत और उसके सामाजिक राजनीतिक कार्यों की कार्यकलाओं पर के सौंदर्य मूल को विशेषाधिकार दिया था। अकॉर्डिंग टू द एस्थेटिसिज्म आर्ट शुड बी प्रोडक्ट टू बी ब्यूटीफुल। कहने का भाव ये है, कहने का अर्थ ये है कि सौंदर्यवाद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एस्थेटिसिज्म के यानी सौंदर्यवाद के अनुसार आर्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड टू बी ब्यूटीफुल यानी कहने का भाव ये है कि कला को नैतिक रूप या अन्य उपदेशात्मक की पूर्ति करने के बजाय सुंदर होने के लिए यानी ब्यूटीफुल रेदर देन सैर मोरल एलिगोरिकल और अदर डिडैक्टिक पर्पस एंड सेंटिमेंट एक्सप्लिफाइड बाई द स्लोगन आर्ट फॉर आर्ट सेक यानी कहने का भाव ये है कि सौंदर्यवाद के अनुसार कला नैतिक रूप या अन्य उपदेशात्मक उद्देश्य की पूर्ति करने के बजाय सुंदर होने के लिए उत्पादित किया जानी चाहिए। कला के लिए कला के नारे द्वारा एक भावना का उदाहरण दिया गया है। एस्थेटिसिज्म ओरिजिनेटेड इन 1860s इंग्लैंड विद द रेडिकल ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट एंड डिजाइनर्स। कहने का भाव ये है कि सौंदर्यवाद 1860 के दशक में इंग्लैंड में डिजाइनर्स इंक्लूडिंग विलियम मॉरिस एंड डांटे गैब्रियल रोसेटी यानी सौंदर्यवाद 1860 के दशक में इंग्लैंड में विलियम मॉरिस और दांते गैब्रियल रोसेटी सहित कलाकारों और डिजाइनरों के
एक कंटरपथी समूह के साथ उत्पन्न हुआ था। इट फ्लॉरिस्ड इन द 1870s और यह 1870 एंड 1880s 1880 के दशक में गेनिंग प्रोमिनेंस यानी फला फूला था एंड द सपोर्ट ऑफ नोटेबल राइटर्स सच एज वाल्टर पैटर एंड ऑस्कर वाइल्ड। तो फला फूला था यानी प्रमुखता से प्राप्त कर रहा था, फल फूल रहा था यानी प्रमुखता से समर्थन प्राप्त कर रहा था। और पैटर और आस्कर वाइल्ड जैसे उल्लेखनीय लेखों का समर्थन प्राप्त रहा था। मैथ्यू अर्नोल्ड 1820 to 1888 was never associated with aesthetic movement during 19th century। और मैथ्यू अर्नोल्ड यानी 19वीं शताब्दी के दौरान मैथ्यू अर्नोल्ड 1822 एंड टू 1888 सौंदर्यवादी आंदोलन से कभी नहीं जुड़े रहे, यानी ये कभी भी एसोसिएटेड नहीं रहे एस्थेटिक मूवमेंट यानी 19th सेंचुरी के दौरान। ही वॉज एन इंग्लिश विक्टोरियन पोइट, वह एक इंग्लिश विक्टोरियन पोइट थे एंड लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक और सामाजिक आलोचक भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस मेथड इज नॉट यूज बाय। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस मेथड किसके द्वारा यूज नहीं किया गया, किसके द्वारा उपयोग नहीं किया गया? तो व्हाट विल बी आंसर? द आंसर विल बी B. Sorry, answer will be. So the answer, what will be answer? The answer will be Rebecca Weston, Harriet Hume. So the option D is correct. Option D is correct होगा. Answer will be option D. All the given authors have used stream of consciousness method their works except upon option D. Rebecca Weston, Harriet Hume. So the option D is correct है फ्रेंड्स। तो इसका डिस्कस करते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ फ्रेज, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक फ्रेज है बाय विलियम जेम्स इन हिज बुक, जो कि विलियम जेम्स की अपनी बुक में है द प्रिंसिपल ऑफ, जो इनकी बुक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज 1890 to describe the unbroken flows of perception, यानी अनब्रोकन फ्लोज से रिलेटेड है। कहने का भाव विलियम जेम्स द्वारा अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में जागृत मन में धारणाओं, मेमोरीज यादों, थॉट्स विचार एंड फीलिंग्स अनुभव, विचार और भावनाओं, इन द वर्किंग माइंड यानी अटूट प्रवाह का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस्तेमाल किया गया एक क्या है? वाक्यांश है फ्रेंड्स, ये एक वाक्यांश है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इट हैज बीन adopted to describe a narrative method in modern fiction। तो इट मीन्स इसे आधुनिक कथा साहित्य में एक कथा पद्धति का वर्णन करने के लिए अपनाया गया है। और
इसको नैरेटिव मेथड इज मॉडर्न फिक्शन एडॉप्टेड किया गया है। डिस्क्राइब नैरेटिव मेथड को, तो मॉडर्न फिक्शन में नैरेटिव मेथड को डिस्क्राइब करने के लिए इसको एडॉप्टेड किया गया है। द बेस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ दिस टेक्निक्स आर वर्जीनिया वुल्फ, और इसका वर्जीनिया वुल्फ में इस तकनीकी का सबसे अच्छा अभ्यास करता वर्जीनिया वुल्फ में मिसिस डैलोवे, डोरोथी रिचर्डसन एंड हेनरी जेम्स। यानी वर्जीनिया वुल्फ में मिस्टर डॉल्वे, डोरोथी रिचर्डसन एंड हेनरी जेम्स, तो इनका जो वर्जीनिया वुल्फ में ये बेस्ट प्रैक्टिशनर हैं इस तकनीक के। आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फ्रेंड्स अधिक से अधिक सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।